नमस्कार। मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई स्पेशल डे, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 13 जून। हाँ, जब आप देख रहे हो तो 13 जून हो गया, पर जब मैं ये बोल रही हूँ तब इस समय ये 13 जून है। आज से 5 साल पहले 13 जून को मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। पर ये छोड़ के चली गई, ये मैं किस हिसाब से मानूं, मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो फिजिकली वो मेरे चारों तरफ नहीं है, पर हर समय मैं उनको महसूस करती हूँ और मुझे लगता है वो मेरे पास ही है। मेरे पापा 13 साल पहले हमें छोड़ के चले गए थे, मम्मी भी 5 साल पहले। पर मैं आज तक मम्मी या पापा किसी के भी फोटो में माला नहीं डाल पाई। पता नहीं, मन से मुझे कभी ये सोच आया नहीं, और कभी अगर सोचती हूँ तो भी मुझे पसंद नहीं आता है, क्योंकि मुझे लगता है नहीं, मैं उन पे हार नहीं चढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ है, मेरे पास है। अब भी ऐसे करके देखना कभी अपने पेरेंट्स, अगर आपको इफ यू आर वेरी लकी तो स्टिल दे आर विथ यू। पर ये तो ऐसा है जो सच है, सत्य है जीवन का। तो अगर नहीं है ना, तो उनके फोटो के साथ आप बात करिए, जो मैं हमेशा करती हूँ। आप सच में फील करोगे कि वो आपके साथ है, आपके पास है, और आप कुछ पूछोगे ना, आपको आंसर भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। कोशिश करके देखिए। और मेरी मम्मी का फोटो आप देख रहे हो, इतना लाइवली फोटो है। जब भी मैं देखती हूँ ना, लगता है वो मुझे ही देख रही है, और मैं जो भी पूछती हूँ मुझे तो बहुत अच्छे से आंसर मिल जाते हैं। मेरी मम्मी, मेरे नॉलेज में मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ एकदम अलग एक लेडी थी। बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत डिसिप्लिन थी। पर जिस तरह से उन्होंने मुझे बड़ा किया, मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको जैसे बताती हूँ, आप हैरान हो जाओगे। हम श्रीरामपुर में रहते थे, जो हावड़ा से लोकल ट्रेन में जाना पड़ता है, और हम लोग रेगुलर लोकल ट्रेन यूज करते थे। तो मैं 5-6 साल की होंगी। मैं लोकल ट्रेन में जब वापस आ रही थी श्रीरामपुर, मैंने कहा मम्मी मुझे ना रनिंग ट्रेन से उतरना है। मम्मी कहा नहीं बेटा, आप उतर नहीं पाओगे, आपको चोट लग जाएगा। तो मैं बहुत जिद्दी हूँ बचपन से, तो मैं जिद पकड़ के रही। तो जब ट्रेन एकदम स्लो हो गया, मम्मी मेरे हाथ छोड़ दी कि उतरो। पर मुझे उस टाइम वो नॉलेज नहीं था ना कि आप मोशन में हो, ट्रेन में हो, तो आपको थोड़ी देर भागना है, वो मोशन मेंटेन करना है, तभी बैलेंस होगा। मैंने पैर दिया स्टेशन में, धड़ाम से गिर गई। वो सब कट कुट के, मतलब बहुत चोट लगा था मुझे। अब मैं रोने लगी, तो मम्मी मुझे उठा के बोले देखा कैसे होता है, दोबारा कभी भी नहीं करना। तो ये उनका सिखाने का तरीका था, प्रैक्टिकल वे में। एंड एट द सेम टाइम आप देखिए, शी वाज सो कॉन्फिडेंट। आप और मैं शायद अपना बच्चे का हाथ छोड़ नहीं पाऊंगी, पर उनको खुद में इतना विश्वास था कि मैं इसी समय मेरी बच्ची को छोड़ रही हूँ, जो उसको कुछ बड़ा, कुछ लॉस नहीं होगा, उसको एक सबक मिलेगा। ये बैलेंस, ये कॉन्फिडेंट बहुत कम लोगों में होता है, मुझ में नहीं है। मैं मेरी बेटी का हाथ नहीं छोड़ सकती थी, कितना भी स्लो हो जाए ट्रेन, मैं तो पकड़ के ही उसको नीचे करती थी, और वो भी इतनी छोटी बच्ची। तो ये है मेरी माँ। इस तरह की बहुत सारे इंसिडेंट है। एक और बहुत मजे की बात मैं शेयर करूं। मैं ऐसे ही लोकल ट्रेन में, मैंने बोला मम्मी आज मुझे जो भी ट्रेन में आएगा ना, वो बेचने वाला सेल्समैन, मुझे सब खाना है। मम्मी ने बोला हाँ, बिकॉज वो बहुत कम बोलती थी। और एक बार अगर वो बोल दी कि ना, तो मेरा और पापा का हिम्मत नहीं होता था कि दोबारा हम वो पूछे उनको, क्योंकि हमें पता था एक बार ना हो गया मतलब ना।
और वो जो भी बोलती थी वो एकदम लकीर ऐसे बन जाता था। तो आप कितना भी बोलो वो नहीं सुनेंगे। हम दोबारा रिक्वेस्ट करते भी नहीं थे। तो उन्होंने एकदम से हाँ बोला तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर आए कलकत्ता में, जैसे होता है ना, मसाला मूरी आया, मूंगफली, ये वो, तो सब मैं बैठ के खा रही हूँ बहुत मजे से। फिर एक लड़का आया जो सेप्टिपिन, क्लिप, ये सब चीजें लेके बेचने आया, नेपथोलिन, ये वो। मम्मी ने बोला आपके पास जो जो है एक पैकेट मेरी बेटी को दीजिए। मैंने बोला नहीं, ये क्यों चाहिए? बोलते क्यों, तुमने कहा जो भी ट्रेन में आएगा तुम खाओगी। मैंने बोला नहीं, ये खाने का चीज थोड़ी है। मैंने बोला ये बात तो नहीं हुआ था, तुम बोले थे जो भी सेल्समैन आएगा उससे मैं आपको खरीद के दूंगी और आप खाओगे। तो मुझे हाथ में सब थमा दिया पैकेट और मैं ऐसे बैठी रही। मेरे ख्याल से वही आखिरी दिन था। उसके बाद से जब तक मम्मी मेरे साथ थी कभी भी मैं जिद नहीं की कि मुझे मम्मी ये खाना है, मम्मी मुझे ये करना है। मतलब इस तरह से वो सिखाती थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रिक्ट होना जरूरी है क्या? हम भी तो अपने और भी आंटियों को भी देखते हैं, माँ, हम भी अभी माँ बन गए। पर मुझे ऐसा लगता है इसका एक पॉइंट ये था ना कि अगर आप एक बार में ऐसे सिखा दोगे ना तो बच्चा नैग नहीं करेगा। जैसे मेरी बेटी क्या करती थी जब छोटी थी ना, वो मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए कांस्टेंट करती थी। मैं कितना भी ना बोलूँ, अल्टीमेटली मेरा डांस क्लास होता था, कुछ होता था, मैं बिजी हो जाती थी, फिर मैं इरिटेट होकर बोलती जाओ। तो मम्मी मुझे बोलती ये गलती करते हो। तो बच्चे समझ जाते हैं कि मैं अगर बहुत ज़्यादा बोलती रहूँ तो अल्टीमेटली मम्मी मान जाएगी। तो मेरी मम्मी वो मौका मुझे कभी नहीं दी, ये फ़र्क है। तो मैं जब छोटी थी मुझे लगता था अरे बाप रे, मेरी माँ तो मतलब भयंकर है। कभी कभी बोलती थी कि आर यू माई रियल मदर और स्टेप मदर। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सौतेली माँ है। इतना स्ट्रिक्ट और इतना, क्योंकि मम्मी मेरी कभी फ्रेंड नहीं बनी, कभी भी हमें को दोस्ती वाली शेयरिंग जो मेरे पापा के साथ मेरा बहुत ज़्यादा था, मम्मी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। पर जब पापा बीमार हो गए तब मम्मी के साथ मेरा धीरे धीरे कनेक्शन बढ़ने लगा। पापा के डेथ के बाद मम्मी ज़्यादातर मेरे पास रहती थी, तब हम लोग बहुत कुछ शेयर करते थे। मम्मी भी थोड़ा सा नरम हो गई थी, तो एक बॉन्डिंग तब बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब दोस्ती वाली बॉन्डिंग तो डेफिनेटली शुरू से था। और मम्मी पे हमें बहुत एक ऐसा था कि अगर कितना भी मुश्किल हो मम्मी है आपके लिए। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे लाइफ में रहा। और मम्मी कलकत्ता कस्टम्स में जॉब करती थी। ड्रामा, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, मतलब पॉलिटिक्स, हर एक चीज में नंबर 1 थी। और इतने प्राइजेस और अवार्ड्स और लेके घर आती थी। और मैं खाली डांस, मुझे बाकी चीज कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, स्पोर्ट्स तो बिल्कुल नहीं। एक बार स्कूल में ऐसा हुआ, मम्मी से सुना मैंने, जूनियर केजी में बच्चों को रनिंग रेस हो रहा था। तो जैसे ही हुस्ल दिया भागो, सब बच्चे भागे नेचुरली फर्स्ट होने के लिए। और मैं खड़े होकर इधर उधर देखे मेरी मम्मी कहाँ है, तो मैं उल्टा भाग के मम्मी के पास चली गई। मम्मी की जगह मैं होती तो मेरी बेटी को बहुत डांटती, पर मम्मी ने मुझे एक लफ्ज नहीं कहा। मतलब मम्मी का एक्सेप्टेंस ऐसे था कि आप जैसे भी हो, आपको डांटेंगे मारेंगे नहीं, आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपको वो रियलाइजेशन होगा। मुझे याद है मैं काफी बड़ी उम्र में स्पोर्ट्स में मुझे 2 प्राइज मिला। आई वाज सो हैप्पी। मैंने मम्मी को फोन किया, मम्मी आज मुझे स्पोर्ट्स में 2 प्राइज मिला। तब बहुत बड़ी, मतलब शादी होके मेरी बेटी हो गई थी उसी एज पे जाके। तो मम्मी बोली चलो कुछ तो किया। पर कभी इसके पहले नहीं किया करके बहुत डांटना कभी भी नहीं, क्योंकि उनको ये पता था कि मुझे डांस बहुत पसंद है, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। ये 2 काम है जो आप कर रहे हो वो आप अच्छे से कर रहे हो, इट्स ओके। इवन होता है ना, रिलेटिव्स में होता है, फ्रेंड्स में होता है, बहुत सारे लोग आपसे मिसबिहेव करते हैं, कभी कभी रिलेशन बिगड़ जाता है। तो मम्मी के साथ जिनका भी ऐसे कोई प्रॉब्लम हुआ, वो चीज मेरे तक कभी भी नहीं आई।
मतलब मेरी मम्मी मुझे कभी ये नहीं कहा कि ये अच्छे नहीं है, इनके साथ बात मत करो या उनके घर मत जाओ, नेवर। मम्मी का ऐसे था, पापा भी कुछ हद तक इस मामले में ऐसे ही थे कि आप बड़े हो रहे हो, अच्छा और बुरा ये सेंस हम आपको दे देंगे, ये सबक आप हमसे ले लो, फिर फाइनल डिसीजन आपका है। उसमें क्या होता था, इतना ट्रस्ट आपके पेरेंट्स आपको करते हैं, और उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुम लड़की हो तुम ये मत करो, तुम लड़की हो तुम शाम होने के पहले घर आओ। वो जो उन्होंने कहा कि हमारा पूरा भरोसा है आप पे, आपको हम लोगों ने बहुत अच्छे से सिखाया, बड़ा किया, नाउ इट्स अप टू यू कि आप हमारा ट्रस्ट तोड़ोगे या आप सही रास्ते पे चलोगे। वो जो जिम्मेदारी आप पे आ जाता है, आपको ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे इतना भरोसा करते हैं तो आप गलत काम कर नहीं सकते। दिस इज द राइट वे आपके बच्चे को सिखाना, पालना, बड़ा करना। ये मैं मानती हूँ कि मैं भी ये चीज़ें मेरी बेटी के साथ भी अपनाई, क्योंकि वो मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव वो थॉट्स लगा मेरे पेरेंट्स का। मेरी मम्मी बहुत कम बोलती थी पर बहुत डिसिप्लिन, बहुत सही डिसीजन, मतलब सब लोग उनको इतना प्यार करते थे, एट द सेम टाइम इतना रिस्पेक्ट करते थे, फैमिली में, सोसाइटी में, उनके ऑफिस में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, सब लोग, मतलब मम्मी का एक अलग ऐसा था। तो मुझे ऐसा लगता है बचपन में मैं सोचती थी ऐसे माँ क्यों, क्या मेरा सौतेली माँ, जैसे मैंने कहा। और बड़े होने के बाद मुझे जब समझ आया तब मुझे लगा कि आई एम सो लकी, भगवान ने मुझे ऐसे माँ दिया है, और जरूर मैंने कुछ अच्छा काम किया जिंदगी में, ऐसे गाइडेंस, ऐसे साथ आपको मिला। आई एम रियली लकी, ये मैं मानती हूँ। मतलब उन्होंने मुझे अपने आप रास्ता चुनने का, अपने आप डिसीजन लेने का इस काबिल बनाया। ऐसा नहीं कि मैं डिपेंडेंट बन गई। और आज भी मैं जिस तरह से जीती हूँ, सर ऊंचा करके जिस तरह से मैं रहती हूँ, लाइफस्टाइल, एंड मैं बहुत ऐसे हूँ, मैं जिंदगी में कभी गलत काम करती नहीं हूँ, ऐसे का काम करती नहीं हूँ कि मुझे सर झुकाना पड़े। ये सब जो भी मैंने सीखा है ना, ये मेरी मम्मी से मैंने सीखा है, और मैं कोशिश करती हूँ। डेफिनेटली हम दोनों की पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क है, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मम्मी बहुत कम बोलती थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो बात मैं फॉलो करती हूँ और मानती हूँ। और आज का दिन ना हम लोग थोड़ा सा सब मिलते हैं, मेरे फ्रेंड्स आते हैं, मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, सीनियर स्टूडेंट्स, हम बैठ के, जो लोग मम्मी को बहुत अच्छे से जानते थे, तो हम बैठ के थोड़ा सा मम्मी को, हर 13 जून हम याद करते हैं मम्मी को। पर इस साल ऐसे है कि हम नहीं कर पा रहे, लास्ट ईयर भी हम नहीं कर पा रहे थे, और तब हम लोग इतना ऑनलाइन नहीं भी हुआ था शुरू में। तो इस साल जब वी आर यूज्ड टू कि हर चीज़ हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो मैं सोचा चलो आज कम से कम हम ऑनलाइन में करें। और इसका एक फ़ायदा ये है कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं, दोज वर मोस्टली इन कोलकाता, उन लोगों को भी एक मौका मिलेगा कि मम्मी के बारे में वो लोग भी कुछ कहें। तो मैं चाहती हूँ कि मम्मी के बारे में मेरी मामी जी, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी मौसी दोनों जुड़वा बहन, उनका एक ही भाई था जो मेरे मामा। अब मम्मी, मौसी, मौसा जी, पापा, मामा कोई भी नहीं है, एक मामी जी है, तो सीनियर है सबसे। तो मैं चाहती हूँ मामी जी थोड़ा सा मम्मी को याद करें। पर पहले मैं एक बात बोलूँ, कि जो भी बोल रहे हैं वो लोग बोलेंगे, पर वो लोग दे नॉट यूज्ड टू कि रिकॉर्डिंग कैसे करना है, बोलना कैसे होता है नेचुरली, क्योंकि पहले तो ये सब था ही नहीं, हम ही लोग अभी सीख रहे हैं। तो मेरे ऊपर का जनरेशन के लिए तो बहुत मुश्किल है। पर बात यह है कि मन में श्रद्धा और प्यार होना चाहिए, उस तरह से
मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने उन लोगों को कहा कि थोड़ा आप लोग मम्मी के बारे में बोलिए, इस तरह से हम इस बार करेंगे, तो किसी ने भी ना नहीं बोला। मतलब ये बोला कि अरे हम कर सकते हैं क्या। मैंने बोला जैसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, मन से होना चाहिए। तो देखते हैं पहले मामी क्या बोलती हैं। আমার দু ননদ ছোটদি বড়দি, কিন্তু আজকে আমার কাছে কেউই নেই, দু ননদই নেই। খুব মিস করি। ছোট ননদ খুবই ভালোবাসতো, যেমন ভয়ও পেতাম তেমন মজাও করতাম। ভেতর দিয়ে যতটা নরম, ওপর থেকে ততটাই শক্ত। আমাদের অনেক দেখাশোনা করেছে, শুধু আমাকে বলবো না, সবাইকেই অনেক কিছু করেছে। কার বিয়ে হয়নি তাকে টাকা দেয়া, কে পড়াশোনা করতে পারেনি তাকে টাকা দেয়া, কে জামা কাপড় পরতে পারেনি তাকে জামা কাপড় দেয়া। কী আর বলবো, মনের দুঃখ খুবই। সকলের যখন ননদরা থাকে, আমার ননদ নেই, তখন আমার মনে খুবই দুঃখ হয়। আর যেখানেই থাকুক যেন আমাদের ওপর থেকে আশীর্বাদ করে আমরা যেন ভালো থাকি, এইটুকু বলে শেষ করলাম। मामी के बाद मेरी छोटी मौसी, मेरी मम्मी की छोटे चाचा जी की बेटी है। छोटी मौसी भी एक ही बेटी है, मतलब इज द ओनली चाइल्ड। और उस टाइम नॉर्मली बहुत बड़ा बड़ा फैमिलीज होता था, बहुत सारे भाई बहन होता था। पर मेरी मम्मी मौसी ट्विंस थे और एक ही मामा थे। और ये जो मौसी ये है तो चाचा की बेटी, पर इस तरह से वो लोग रहे और हमें भी ऐसा लगता है कि सब अपना ही है, रियल ब्रदर सिस्टर्स है। तो छोटी मासी को भी हम इस नज़र से ही देखते हैं। तो एंड मम्मी और मौसी दोनों ही, कि काफ़ी छोटी है उन लोगों से मौसी, तो वो दोनों भी मौसी को बहुत प्यार करते हैं। আমার দিদি চন্দনা সরকার খুব ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা ছিলেন। আমরা তার সামনে কোনোদিন দাঁড়াতে পারিনি। কাজ আর লেখাপড়া নিয়েই তার জীবন কেটেছে। তারপরে আস্তে আস্তে বড় হলাম, দিদির বিয়ে হলো। যায়ও ছিল ভীষণ রঘুরে মানুষ, আর হই হই করতে খুব ভালোবাসতেন। এত বড় মাপের মানুষ ছিল, এখন আর ওরম মাপের মানুষ চোখে দেখাই যায় না। তারপরে আস্তে আস্তে দিদির কাছে একটু খেসলাম যায় ওর জন্য, এইভাবেই চলতে থাকলো। দিদির একটা মহৎ গুণ ছিল, দিদি পরিবারের প্রত্যেকের সুখ সুবিধে লক্ষ্য করতেন। যার যেখানে অসুবিধে সেখানে দিদি আগে গিয়ে দাঁড়াতেন, কাউকে কোনো বুঝতে দিতেন না। আর কাকে কি করছেন সেটা কাউকে কিছু বলতেনও না, কাকে কি দিচ্ছেন। প্রচুর গরিব দুঃখীর দান ছিল দিদির। প্রতি মাসে যারা লেখাপড়া শিখতে পারে না তাদের দেওয়া, অনেক আশ্রম অনাথ আশ্রমে দান করা, এগুলো দিদির ছিল। সেগুলো আমরা পরে পরে জানতে পেরেছি। এমনকি রাস্তায় কোনো কুকুর গরু এরম ধরনের জন্তু যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতো, তার ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা তিনি করতেন। আস্তে আস্তে বড় হলাম, যায়ও চলে গেল। তারপরে দিদি হলো আমাদের বন্ধুর মতন। শেষ জীবনটা দিদি বন্ধুর মতনই আমাদের সঙ্গে কাটিয়েছেন, কিন্তু সেটা বেশি দিনের জন্য নয়, সাময়িক। কিছুদিন বাদে দিদি নিজেই চলে গেলেন। তারপরে আমরা দিদির সম্বন্ধে জানতে পারলাম দিদি কত লোককে কিছু দিয়ে গেছে। একবারে না আমাদের ছেড়ে উনি নাপেরার দেশে চলে গেছেন। এখনো আমরা বড় অসহায়। मीना मेरी छोटी बुआ अभी है नहीं, पर मेरे मम्मी वैसे तो बहुत सीरियस नेचर के थे, पर उनको ड्यूटी सेंस, सोशल वर्क, इतना वो डोनेट करते थे एंड रिलेटिव्स के साथ भी इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन करते थे। एवरी वीकेंड, क्योंकि दोनों जॉब करते थे मम्मी पापा, मेरा भी कॉलेज पढ़ाई डांस ये वो, पर एवरी वीकेंड हम इधर मामा और मेरी मामा और छोटी बुआ ना एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तो इधर वहाँ जाते थे हम, या मेरे मौसी के घर जाते थे। मतलब सोशलाइजेशन, फैमिली के साथ मिलना जुलना, ये सब मम्मी बहुत अच्छे से मेंटेन करती थी हर एक के साथ। तो इसलिए मैं आई एम द ओनली चाइल्ड, पर मुझे ना कभी वो महसूस नहीं हुआ। मेरी जो कजिन ब्रदर सिस्टर्स है सब ऐसे लगता है कि मेरा अपना भाई बहन है। आज भी वो रिलेशन मेरा सबके साथ है। तो मेरी छोटी बुआ की बड़े बेटा और मेरा दादा, हम बंगाली में कहते हैं दादा, तो मैं चाहती हूँ कि दादा कुछ बोले।
চন্দনা সরকার আমার সেজ মাইমা। আমি দিদি বলতাম। আমাদের ছোটবেলা কেটেছে দিদির সঙ্গে। দিদি যেখানেই যেত আমায় সঙ্গে নিত। একটা কথা খুব মনে পড়ে, আমি তখন 5-6 বছরের হব। যতটা সম্ভব দিদি সে বছর কাস্টমে চাকরি পেয়েছিল। কালী পুজোর বিজয়ার দিন তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ফিরে আমাকে নিয়ে চলল দিদির মামার বাড়ি শান্তিপুর। বাড়িতে কালী পুজো হয় এবং বিসর্জনও হয় খুব সুন্দর। খুব আনন্দ করে ফিরে এলাম। দিদি ছিল আত্মনির্ভর, কর্তব্যপরায়ণ, গরিব মানুষদের প্রয়োজনে পাশে থাকা, সমদৃষ্টিভঙ্গি। দিদিরা ভারতের উত্তর হিমালয়ের অমরনাথ থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত নানা স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন, কিন্তু পুজো দেওয়ার ব্যাপারে উদাসীন। তবে দিদি নাস্তিক ছিল না। প্রকৃতির মাঝে ঈশ্বর খোঁজা আর আনন্দ লাভ। আমাদের বাগুইহাটি বাড়িতে কালী পুজো হয় অনেক বছর ধরে। জীবনের শেষ কয়েক বছর ধরে কালী পুজোর সময় আমাদের সঙ্গে থাকতো দিদি। আমি পুজো করতাম। শান্তিপুরে কালী পুজো থেকেই আমার কালী পুজোর প্রেরণা। দিদি যে লোকই থাক আনন্দে ও শান্তিতে থাকুন, এই আমার প্রার্থনা। প্রণাম জানাই দিদি, প্রণাম। अभी ना मेरी दीदी भाई, ये मेरी ताऊ जी की बेटी है। जब हम श्रीरामपुर में रहते थे, जस्ट बीच में गंगा नदी, ऑपोजिट साइड इज बैरकपुर, श्रीरामपुर एंड बैरकपुर। तो हम लोग बहुत रेगुलर बेसिस आते जाते थे। तो ताऊ जी मेरे पापा के जस्ट ऊपर, मतलब पापा 3 नंबर के थे, तो ताऊ जी ये जो है मेरा सेकंड ताऊ जी 2 नंबर। तो एक तो बहुत, मेरी पापा के फैमिली में भी ना भाई बहन बहुत क्लोज थे, तो हम लोग भी बचपन से वही सीखे। तो मेरी दीदी कुछ, मैं चाहती हूँ दीदी कुछ बोले, आप लोग सुनिए। নমস্কার, আমি পিয়ালি নাহারায়। 13ই জুন আজ আমার প্রিয় সেজ কাকিমার প্রয়াণ দিবস। এই দিনে আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় কাকিমাকে হারিয়েছি। এই দিনটা আমার কাছে তাই খুবই বেদনা। তিনি দেখতে যেমন সুন্দরী ছিলেন, তেমন ব্যবহারও ছিল তার সুন্দরী। তিনি ছিলেন আমাদের জীবনের ইন্সপিরেশন। সব ব্যাপারে ছিল তার পজিটিভ অ্যাটিটিউড। নারী স্বাধীনতার প্রতি তার ছিল বিরাট অবদান। কখনো কোথাও কোনো মেয়ের উপর কোনো অত্যাচার হচ্ছে তিনি শুনলে গর্জে উঠতেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন কাস্টম অফিসার, কিন্তু অফিসে সবার কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় ছোট্টু। কাস্টম অফিসে রিক্রিয়েশন ক্লাবে ফাংশন হতো। আমি আর মনা প্রতি বছর সেখানে যেতাম, সারাদিন থাকতাম, খুব আনন্দ করতাম দুই বোনে। তারপর বাড়ি ফিরে আসতাম। আজ সেই দিনগুলোর কথা বারবার মনে পড়ছে। গান, নাটক সব কিছুতেই তার ছিল সমান উৎসাহ। তিনি নিজেও কিন্তু ভালো গান গাইতে পারতেন। আমাকেও তিনি গান, পড়াশোনার ব্যাপারে খুবই উৎসাহিত করতেন। আমরা সবাই তার কাছে খুব 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 উৎসাহ পেয়েছি। তার দেখা আর পাবো না কোনো দিন, স্মৃতির মাঝে থাকবে চিরদিন। তোমাকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। मैंने कहा ना, मेरी मम्मी और मेरी मौसी ट्विंस थे, जुड़वा बहन थे दोनों, पर दोनों का नेचर एकदम अलग था। मम्मी बहुत लिबरल, वैसे तो सीरियस थी, बहुत बात कम करती थी, रिजर्व नेचर की थी। मौसी थोड़ा फ्रेंडली थी। अम्मा, उनको मैं अम्मा बुलाती, मतलब मौसी का एक ही बेटा है, तो मौसी का बेटा और मैं, हम दोनों के लिए जैसे हमारा 2 माँ थे दोनों, मेरी मम्मी और मेरी मौसी मेरे लिए, और भाई के लिए भी अपना मम्मी और मेरी मम्मी। सो हम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए, लाइक अ रियल ब्रदर सिस्टर, एंड वी हैव 2 मदर्स। इस तरह से हम बड़े हुए। तो मौसी थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी थे, पर फ्रेंडली थी। तो एक बार वो लोग आए, तो मैंने कहा मम्मी आप दोनों ना सलवार कमीज पहनो, क्योंकि मैं जब भी साड़ी भी गिफ्ट करती थी, दोनों को सेम साड़ी देती थी, जुड़वा बहन के हिसाब से। दोनों बहुत खुश होते थे।
तो और मम्मी बहुत लिबरल थी, तो मम्मी बोली तो क्या चलो सलवार कमीज पहनते, कभी जिंदगी में नहीं पहना, आज बेटी के पास है तो पहन लेते। और मौसी बिल्कुल तैयार नहीं थे, पर मैंने दोनों को पहनाई वो फोटो भी है मेरे पास। अभी मेरा भाई, जो मैं बोल रही थी, मेरे अम्मा की बेटा, मेरे भाई कुछ बोलो। मेरा बचपन में मैं देखता था मेरा मौसी एक बहुत ही गंभीर और कम बोलने वाली लेडी थी, इसीलिए मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलता था उनके साथ। मौसा जी मेरे बहुत पास का आदमी थे। उसके बाद बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद थोड़ा बातचीत होने लगा था मौसी के साथ, कुछ बात होने लगता था। उसका और बाद मैं मेरा माँ को खो दिया। माँ को खोने के बाद मौसी को और पास मिला, हम लोग एक साथ रहते थे। उसी टाइम पता चला कि नहीं, बाहर से उतना गंभीर है, अंदर से बहुत ही नरम औरत है। मुझे अपना माँ को खोने का दुख धीरे धीरे भूल रहा था मैं, लेकिन भगवान को यह मुमकिन नहीं था। कुछ दिन के बाद मैंने उनको भी खो दिया। दूसरी बार मैं अपना माँ को खो दिया, जो दुख मैं आज तक भूल नहीं पाए। भाई के बाद डेफिनेटली हिज वाइफ देवजानी। एक्चुअली मम्मी मौसी की डेथ होने के बाद, और मेरे पापा की डेथ हो गया, मौसा का भी डेथ हो गया, मौसा जी का। फिर मम्मी जैसे मैं बोलती हूँ कि हम दोनों के लिए ऐसे था कि दो माँ थी, तो अम्मा नहीं थी। तो मेरी मम्मी फिर मैं और भाई के पास, मेरे पास रहती थी, भाई के पास जाती थी। मतलब श्रीरामपुर वाला जो मकान था हमारा, उसमें मम्मी बहुत कम रहती थी, आइदर मेरे पास और भाई के पास। और उस टाइम भाई भी बाहर जॉब करता था, तो देवजानी और भाई की छोटी बेटी दोनों रहते थे। तो भाई को भी ऐसा लगता था कि एक सिक्योरिटी है, घर में कोई है बड़े, तो ध्यान रख सकते हैं। और मम्मी भी बहुत बहुत प्यार से, मतलब उनको सच में ही ऐसा हुआ था कि बेटे के पास मैं हूँ। भाई का तो सुना आप लोगों ने, तो देवजानी के साथ भी मम्मी का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था। सास बहू वाला रिश्ता बिल्कुल ही नहीं था। तो देवजानी। नमस्कार। मासी मुनि को लेके कुछ बोलना मेरे लिए बहुत ही खुशी का बात है। शादी के बाद उनके साथ मेरा वैसे ही सास बहू का नॉर्मल जो रिश्ता वही था। मासी मुनि थी मेरी मौसी सास। पहले तो मैं थोड़ा संभाल के ही चलती थी, आफ्टर ऑल शी हैड ग्रेट पर्सनालिटी। लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद हम दोनों में एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बन गया, एक मेंटल ब्रिज बन गया। हम एक दूसरे के करीब आने लगे, छोटा छोटा सुख, छोटा छोटा दुख, अनुभूति बांटने लगे, जो दो नारी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और एक बात थी, हम दोनों कभी बोर नहीं होते थे कोई भी फील्ड में गपशप करने में, जैसे फिर वो लिटरेचर हो, सिनेमा हो या स्पोर्ट्स हो, कोई भी फील्ड हो, बहुत टाइम पास करती थी हम दोनों एक दूसरे के साथ। और एक बात हुआ है मेरे साथ उनका कि हर किसी का लाइफ में हर टाइम आ जाता है, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। मेरा भी वैसा हुआ है बहुत बार। तो जब भी ऐसा हुआ था, मासी मुनि को मैं साथ पाई हूँ। उनका एडवाइस मुझे कोई बार डिसीजन, मतलब वो हार्ड डिसीजन लेने में मदद की, मैं ओवरकम कर पाई। आज भी जब ऐसा होता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो मैं मिस करती हूँ उनको बहुत बार। आज भी हर दिन मैं मिस करती हूँ मासी मुनि को। अभी ना मेरा जैसे मैंने कहा, मेरा एक ही मामा थे, अभी है नहीं। मामा का बेटा हमसे काफी छोटा है वो, एंड दोनों बुआ, वो कहता था बड़ी माँ छोटी माँ, दोनों बुआ को, दोनों बुआ का ही, क्योंकि भाई का बेटा, एक ही बेटा है, बहुत प्यार करता
वो भी कुछ कहना चाह रहा है। পিসিরা আমাকে এতই ভালোবাসতো যে বলার কিছু নেই। আমিও পিসিকে খুব ভালোবাসতাম। বড় পিসিকে বড় মা, ছোট পিসিকে ছোট মা বলে ডাকতাম। আপদে বিপদে পিসিরা আমাকে সবসময় দেখতো। আজ পিসিরা আমার মধ্যে নেই। পিসিরা যেখানেই থাকুক ওপর থেকে আমাকে দেখছে ও আশীর্বাদ করছে। পিসির সম্পর্কে আমি যাই বলি না কেন সেটা কম বলা হবে। তাই এইটুকুই বলতে চাই যে পিসি, তুমি যেখানেই থাকো আমাকে সবসময় দেখো আর এরমভাবেই আশীর্বাদ করো আর আমার প্রণাম নিও। আজ এখানেই আমি আমার কথা শেষ করলাম। इसके बाद ना हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे, जिन पे शायद मेरी मम्मी और मेरी मौसी हमसे भी ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी बेटी और मेरे भाई की बेटी। अब देखते हैं एक के बाद एक दोनों बहन क्या बोलते हैं। Didi Bhai. That's what I called my maternal grandmother. She gave me my name Chikur, as all family members and close friends know me. I grew up listening to a lot of stories about Didi Bhai's childhood, her struggles, what she did to get to where she was in her life. And it mostly came from the fact because I was a very curious kid, and in front of me was someone who was extremely strong-headed, extremely opinionated, extremely confident, educated, so elegant, very dignified, and just everything that I wanted to be when I grew up. So it was extremely humbling in a way to be her granddaughter, because in every conversation that we had, she had so much to teach as life lessons. And I will always remember her as a really, really strong woman who wasn't scared of anything. I mean, my Dadu Bhai got Alzheimer's at a very early age. He was, 70? And I remember she didn't falter. She didn't ask her child for help. She said that I've been an independent woman, fiercely independent woman, and I'm going to take care of my husband till I can. And then obviously I have my kids to rely on and my family to rely on. But let me see what I can do. And I remember her just changing the entire house into almost like a hospital wing. And she'd set up people, nurses who would come from time to time, ward boys who would come from time to time, doctors who would come from time to time, chemists who would deliver medicines. And she just had an entire ecosystem that she built from scratch because her husband needed that. And not a lot of women can do that. I don't know when the time arises when I am 65 if I can do that. I'm not sure, but she did it. And it's really tough to talk about Didi Bhai in a really small span of time, but for her age, more than that, for her era, the era in which she was born, she lost her father at a very early age, and she took the entire responsibility of her family. She had a lot of mouths to feed, and she was still a kid, but she grew up really quickly, took on those responsibilities, did everything that she could, ended up being a customs officer. I mean, how amazing is that? A woman in the 70s, a customs officer. It was amazing. And what I loved was that she balanced all of her career along with her family. I mean, she lived with her in-laws, and I'm newly married, so I know how delicate these relationships can be.
And I think she managed that with great finesse. She was everybody's favorite, be it her side of the family or my Dadu Bhai's side of the family. Everybody had great stuff to say about her. Everybody looked up to her. Everybody listened to her. I think she was a born leader. And when a lot of people tell me that I have great leadership skills, I think that's where I get it from. It's from my Didi Bhai. She's amazing, and there are so many aspects of me and my mom that are actually, in a way, bits and pieces of Didi Bhai. And I believe that we lost her really early on, and very tragically, very suddenly. It was a shock for everybody. But somewhere her legacy lives through my mother and me, and hopefully my progeny, though they never will get a chance to meet her. They will obviously hear about her a lot. And she was one of my favorite human beings. She was my best friend as a kid growing up. All I cared about was Didi Bhai, Dadu Bhai. All I had to, all the time, all I would keep saying was Didi Bhai and Dadu Bhai and Didi Bhai and Dadu Bhai. I absolutely keep doing that too in my head a lot of times, and sometimes, even though it sounds weird, if I'm in a pickle and I don't know what to do, I actually sometimes have talked to her, because I know she gives amazing advices. She was extremely even-headed, she didn't get angry too easily. I feel she had a great control over her emotions, which I don't have. So sometimes I just speak to her, and she gives me some great advice. And I love Didi Bhai. माशी अम्मा के बारे में सोचते ही जो पहली बात मन में आता है वो है हर रोज स्कूल से आते ही दरवाजा खोल के शी यूज्ड टू स्टैंड देयर विद अ बिग स्माइल ऑन हर फेस. और उसके पहले मैं जब आ रही होती हूँ नीचे से, आई यूज्ड टू सी एवरी डे वो बालकनी में खड़ी रहती थी, मेरे लिए वेट करती थी. उसके बाद खाने बैठती थी और पूरा दिन स्कूल में जो भी हुआ है सब कुछ बोल देती थी, ईच एंड एवरीथिंग. और वो भी विदाउट एनी बोर्डम, सब कुछ इंटरेस्ट लेके सुनती थी. हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स काइंड ऑफ थे. हम दोनों एक साथ सोने जाते थे. मैं एक बुक लेके जाती थी, माशी अम्मा और एक बुक लेके जाती थी. फिर मैं जब सो जाती थी उसके बाद वो जाके पंखा कम कर देती थी, तो मेरा नींद टूट जाता था. मैं उनको बार बार बोलती थी, आप पंखा क्यों कम किए? ये लेके हम दोनों में बहुत बार झगड़ा हुआ है. माशी अम्मा को लॉन्ग ड्राइव्स बहुत पसंद थे. वो कार ड्राइव्स एंड ट्रेन जर्नीज बहुत पसंद करती थी. प्लेन मेरे को बोलती थी हर टाइम, तो प्लेन में जाने का कोई मजा ही नहीं है क्योंकि आसपास कुछ दिखाई नहीं देता है. और वो सब कुछ बहुत ऑब्जर्व करती थी. तो मैं तो गाड़ी पे उठती सो जाती थी, वो मेरे को उठा उठा के दिखाती थी, ये देखो वो देखो. एक पेड़ भी हो तो वो भी दिखाना होता था. और फिर मैं जब सोती रहती थी वो बाद में मेरे को बोलती थी, तुम तो पूरा ड्राइव सोती रही, कुछ देखी ही नहीं. तो बहुत सारा, इतना सारा अच्छे मेमोरीज है माशी अम्मा को लेके मेरा. हम आज भी जब मैं मम्मी पापा के साथ बात करती हूँ, उनका बात बहुत बार होता है. तो अभी भी ऐसा लगता है कि वो ना हो के भी बहुत ज्यादा हम लोगों के बीच में है. आप लोगों ने सुना और इतना तो समझ गए कि मेरी माँ के लिए सबके मन में क्या फीलिंग्स और आज भी है. मैं पास्ट टेंस यूज नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स आज भी है मेरे साथ. मैं सच में आई एम रियली प्राउड कि ऐसे पेरेंट्स के पास भगवान ने मुझे भेजा है. इनका मुझे जिस तरह से इन्होंने पाला बड़ा किया, इतना कुछ सीखने को मिला. मैं सोचती हूँ कि मुश्किल तो जिंदगी में सबको आता है, पर मुश्किल घड़ी में भी वो ओवरकम करना और आगे जाना, और आपके जीवन को आप खुद ही कोशिश करो, सुंदर बनाओ, आप स्ट्रॉन्ग बनो, कॉन्फिडेंट रहो और इस तरह से जीवन बिताओ. I love you, माँ. मुझे सच में हर पल हर क्षण लगता है कि
मेरे साथ है और वो मेरा शक्ति है। ये जो मेरा बिलीव है कि मेरे साथ है, तो वो मुझे काम करने के लिए, मुश्किल से बाहर आने के लिए, मेरा हिम्मत, मेरा ताकत, सब कुछ मेरी माँ है। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा और थोड़ा सा मेरी मम्मी के बारे में, मेरी फैमिलीज एंड स्पेशली आज जो लोग मम्मी के बारे में इतना अच्छा बोले, ऐसा नहीं कि खाली बोलने के लिए, ना मैं ना मेरे फैमिली मेम्बर्स, ऐसा नहीं कि खाली दिखाने के लिए या बोलने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो कि दे आर नॉट यूज्ड टू विद दिस रिकॉर्डिंग, विद दिस तरह बोलना, पर सब ने आपके सामने आए और बोले। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। रियली मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी, थैंक्स तो नहीं दूंगी क्योंकि सब अपना है, पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि मैं सबको बहुत 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 प्यार करती हूँ और आशा है इस तरह से हम सब मिलजुल के रहेंगे। And not only my family members, definitely this members of mine, Shades of Life with Molly, this family members also, I love you all. आज इतना ही। आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर करना क्योंकि आपके कमेंट से मैं सीखती हूँ और फिर न्यू एनर्जी लेके आप सबके सामने आती हूँ। आज ये दिन में मैं चाहती हूँ मेरी माँ के आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, आप सब और मेरे जो आज जिन लोगों को आपने देखा और भी जो मेंबर्स हैं एंड पूरा ये फैमिली, शेड्स ऑफ लाइफ फैमिली, सबके ऊपर मम्मी का आशीर्वाद प्यार रहे और हम सब मिलके जिंदगी में जो भी मुश्किल आए उसको ओवरकम करते हुए और आगे बढ़ते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।